Big Business Ideas। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आपके व्यापार के आकाश में नए आइडियाज की रंग बिरंगी पतंगे लेकर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। साल 2015 भारत में नए व्यवसाइयों यानी स्टार्टअप्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। शायद यही कारण है कि कई नए व्यवसायी भी उभर कर आए हैं। लेकिन जब एक नए व्यवसायी को अपना व्यवसाय शुरू करना होता है यानी स्टार्टअप करना होता है तो उनके सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं। लेकिन उन चुनौतियों को कैसे जीता जाए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सर जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टार्टअप्स की, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक बिजनेस शुरू करना है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बहुत नया है। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स को यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? चुनौतियाँ बहुत हैं। यदि हम समझें इस बात को कि हमारे देश में 128 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से युवा लोग जो हैं वो पूरे संसार में अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि चाइना से भी ज़्यादा। यदि हम आंकड़ा देखें तो 10 साल से 24 साल का यदि हम यूथ देखते हैं तो हमारी कंट्री में 36 करोड़ है और चाइना में वो 27 करोड़ है। और जबकि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है। उसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है, उसमें 6 करोड़ है लगभग जी। तो ये जो यूथ है इसको कुछ ना कुछ करना है, तो ये जॉब करेगा और कुछ यूथ बिजनेस करेगा जिससे कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके जी। तो स्टार्टअप हमारे यहाँ बहुत नई कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए है कि हमारी कंट्री में कुछ कानून ऐसे हैं कि बिजनेस शुरू करना आसान है लेकिन उसमें एग्जिट करना और उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। बाकी कंट्री में यदि आपके पास कोई नया आइडिया है, आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया और वो किसी वजह से फेल हो जाता है तो आपको बिजनेस बंद करना बड़ा आसान है। उनके देश में ऐसे कानून हैं कि आप यदि आप घोषित करते हैं कि मेरा ये आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया, मैं सोच के चल रहा था लेकिन क्लोज हो गया, इसमें जो बिजनेस का लॉस हुआ या जो लोन मिला वो कैसे खत्म होगा। हमारे देश में वो नहीं है। यदि आपने कोई लोन लिया है तो आपको चुकाना ही है, आपका बिजनेस चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए स्टार्टअप कम होते हैं, लेकिन अब वो बढ़ रहे हैं। यदि हम पिछले साल में देखें तो करीब 3100-3200 स्टार्टअप शुरू हुए हैं हमारे देश में 14-15 में जी। और अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस सबसे बड़ा है कि सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट और एक सर्विस ढूंढनी है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट दूंगा जो कि नई होगी और आपका कौन सा नया आइडिया है जो मार्केट में क्लिक करेगा जी। उसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। जब आप बिजनेस प्लान बना लेते हैं फिर बारी आती है कि कैपिटल कि कैपिटल कहां से लाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है जी। और कैपिटल के बाद कैश फ्लो, आपका जो कैश फ्लो होगा वो कैसे होगा। अभी कैपिटल लगा देंगे, उसके बाद कब आना शुरू होगा और रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कैसे होगा। मतलब एक पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉय का, कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे मिलेगा जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो। और उसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने कोई एम्प्लॉय ऐसा लिया तो यह भी देखना है आपको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। जो एम्प्लॉय आपने रख लिए, किस एम्प्लॉय को किस स्टेज पे कौन सी ट्रेनिंग दिलवानी है जिससे कि आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके जी। और बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि कब कौन से एम्प्लॉय को हटाना है आपने। यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल मिसफिट है तो ये रिवर्स भी है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप उसे फायर करें, निकालें। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस एम्प्लॉय का हम नुकसान कर रहे हैं, ये हम देश का भला कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय को उसकी जो वो चाहता है उसके जैसी जॉब मिलेगी। And we are giving him that opportunity कि आप अपने लिए एक नई राह ढूंढ सकते हैं। नई राह ढूंढो और जो एम्प्लॉयर आपको सूट करे या जो काम आप अच्छा कर सकते हैं वो काम आप करें। और उसके बाद आते हैं लीगल कंप्लायंसेस, कि लीगल कंप्लायंसेस हमारी कंट्री में बहुत सारे तरह के हैं, बहुत सारे तरह के कानून हैं जी। कि उनको कैसे समझना, उनकी एप्लीकेबिलिटी, तो वो बहुत मुश्किल है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है जब ये सब चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर जब आपने लीगल कंप्लायंसेस की बात की है तो एक सवाल आता है हमारे जहन में कि
जब हम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसका एक स्वरूप क्या हो, आकार क्या हो, उसकी लीगल एंटिटी क्या हो, ये कैसे पहचाना जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने पूछा है जी। कि इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं कि इसके मैं 3 चीजें मेजर कहता हूं कि सबसे पहले हमें देखनी पड़ती है कि हम लायबिलिटी कितनी अपने ऊपर ले सकते हैं, या उस लायबिलिटी को हम शेयर करना चाहते हैं, या हम कोई लायबिलिटी नहीं लेना चाहते। ओके। दूसरी बात आती है टैक्सेशन। जो भी आप बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर टैक्सेशन के इंप्लीकेशन क्या होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कंप्लायंसेस की, किस स्ट्रक्चर पे कंप्लायंसेस ज्यादा हैं, किस पे कम है। तो इन 3 टेस्ट में से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमने बात की लायबिलिटी की। जी। जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाते हैं जिसमें कि आप अकेले मालिक होते हैं, उसमें सोल लायबिलिटी भी आप ही की होती है जी। और उसमें टैक्सेशन में भी आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, उसके बाद आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है जी। ये आपको प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेज हो गया। और तीसरा जो टेस्ट है हमारा कंप्लाइंस का, कंप्लाइंस प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हमारे देश में जी। लगभग 94.5% जी। जो एमएसएमई है वो प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है। प्रोप्राइटरशिप में ही चल रहा हाँ, है। क्योंकि ओके। आसान है, कंप्लाइंसेस कुछ नहीं है, टैक्सेशन की भी एक बेसिक लिमिट है, तो ये इजी स्ट्रक्चर होने के कारण 94.5 मतलब 94.5% लोग जो हैं जी। प्रोप्राइटरशिप में चलाते हैं। ओके। सेकंड आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में लायबिलिटी आपकी शेयर हो जाती है क्योंकि एक और पार्टनर मिल गया आपको, 2 हो गए तो दोनों के बीच में लायबिलिटी बढ़ गई। टैक्सेशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलता। ओके। हाँ, आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसमें यह एडवांटेज होता है कि जो पार्टनर कुछ प्रॉफिट की परसेंटेज होती है जो पार्टनर अपनी सैलरी लेता है उस पर भी कुछ टैक्स माफ होता है। और तीसरी बात कंप्लायंस की आती है, तो कंप्लायंस थोड़ा ज्यादा होता है प्रोप्राइटरशिप से। तीसरा एक स्टेटस आ जाता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज समवट काइंड ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप होती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करती है। इसमें अगर हम तीनों टेस्ट में अगर उसे देखते हैं कि भाई तीनों में हमें कैसे होगा, तो हमारा जो पहला लायबिलिटी वाला है वो लिमिटेड होगी, लायबिलिटी हमारी कोई नहीं है। सेकंड टैक्सेशन में बेनिफिट नहीं है, पार्टनरशिप वाले बेनिफिट हैं। थर्ड जो हमारी कंप्लायंसेस हैं, कंप्लायंसेस इसमें बढ़ जाती हैं, पार्टनरशिप से कुछ ज्यादा है। ओके। उसके बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, उसमें लायबिलिटी 0 होती है आपकी, लेकिन टैक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता आपको। 1 रुपया कमाओगे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन और कंप्लायंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। तो जब आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है तब आप कंपनी बनाते हैं। तो अगर हमारे देश में पार्टनरशिप देखें तो लगभग 1.5% लोग जो हैं 100 में से पार्टनरशिप बनाते हैं। और कंपनी की बात करें तो लगभग 0.14% लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी बना रहे हैं। और शुरू में जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में जब भी कोई अच्छा पार्टनर आपको मिले। और पार्टनरशिप को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, और उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, और उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिटेड कंपनी में। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान जब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो जो जितनी अथॉरिटी उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें लेनी पड़ती है। आज एक यूथ है जिनको हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। ही हैज टेकन ऑन वेरी वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस करियर। मैं चाहूंगी उन्हें हम अभी अपने प्रोग्राम में बुला लें विद योर काइंड परमिशन। जरूर 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 जरूर। आप दर्शक भी इस बात को तो जरूर मानेंगे कि आज मेट्रोज हम सभी की आम जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गई है। जब हम मेट्रो में सफ़र करने जाते हैं तो स्टेशन में एंटर करने के लिए हमें एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को स्टेशन के दरवाजे पर लगाते ही दरवाजे खुल जाते हैं और हम अंदर एंटर कर लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हमेशा से ही विदेशों से इंपोर्ट किया जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से इस टेक्नोलॉजी को, इस टोकन गाइडिंग मैकेनिज्म को भारत में ही बनाया जा रहा है। और आज बिग बिजनेस आइडियाज के सेट पर हमारे साथ आ रहे हैं वो मेहमान जिन्होंने इस टोकन गाइडिंग मैकेनिज्म को यहाँ भारत में बनाना शुरू किया। वी आर गोइंग टू हैव विद अस द डायरेक्टर ऑफ सत्यम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर रितेश वर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार रितेश जी। बैठिए प्लीज। तो रितेश जी, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे। आज से अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूँ, यू वर टोटली इनटू अ सेफ गार्ड।
तो क्या ऐसा आपके दिमाग में आया कि उस सेफगार्ड को तोड़ के आप एक रिस्क मार्केट के अंदर आपने एंटर किया इनटू द बिजनेस? मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि बिजनेस में मैं बिजनेस करूंगा बाद में, जी। लेकिन इनिशियली जो है पहले मैंने सोचा कि कुछ एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। तो फिर मैंने सैमसंग कंपनी ज्वाइन करी जी। और वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया। ओके। इंडिया में मैंने देखा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत कम कंपनियां कर रही हैं, बहुत ही कम है, जी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस बिल्कुल ही नहीं है लगभग। तो मैं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहता था और जो है रिसर्च एंड ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना चाहता था। जी। यही सोचकर बेसिकली मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी। जब हम आपके इस प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसके ज़रिए आपने मेट्रोज़ में बहुत ही सहूलियत कर दी है, मैं कहूँगी, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। हम लोग बेसिकली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें जो है फेयर कलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि ऐड वैल्यू मशीन, जिसमें आप कार्ड टच करके अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं टोकन रिसाइकलर से। टोकन आप डालिए और रिसाइकिल करके कंटेनर्स में डाल देता है। फिर टोकन डिस्पेंसर्स हैं जो कि टोकन डिस्पेंसिंग करते हैं जब हम टिकट या टोकन इशू करते हैं किसी भी पैट्रॉन को। ऐसे ही हम लोग फेयर गेट्स बना रहे हैं, जो आप मेट्रो में देखा होगा आपने, जो गेट्स लगे हुए हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट गेट्स भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कम्प्लीटली, एवरीथिंग इन इंडिया, इवन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सब कुछ हम इंडिया में ही कर रहे हैं बेसिकली। और इसके साथ में हम वेंडिंग मशीन्स बना रहे हैं। वेंडिंग मशीन्स कियोस्क हो गए, टोकन वेंडिंग मशीन है, टिकट वेंडिंग मशीन है जी। तो बेसिकली टारगेट मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फेयर कलेक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम बना भी रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं मेट्रोज़ में और बीआरटीएस में। अब हम लोग इसको कम्प्लीटली इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इवन डिज़ाइन भी इंडिया के अंदर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, असेंबलिंग भी यहीं हो रही है, और सब कुछ इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं हम, जो है सारा So कुछ। it's a true example of Make in India. बिल्कुल ठीक बात आपकी। मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में है, इंडिजिनियस तो यहाँ से लेनी ही है, अगर नहीं है तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, यहाँ बनाओ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे लगता है। बट फ्रॉम वेयर दैट आइडिया केम इन कि इस तरह की एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, हालांकि दिल्ली मेट्रो के बारे में भी कभी किसी ने नहीं सोचा था, बट लाइक हाउ दैट, वो जो हम कह सकते हैं कि एक तार किस तरह से आपका दिल्ली मेट्रो के साथ जुड़ गया आपकी टेक्नोलॉजी का? एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी मिली ऑब्सलीट टेक्नोलॉजीज़ को रिमूव करने के लिए। तो उस ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी को रिमूव करने के दौरान हमने जो है उस पर एक इनोवेशन कुछ किया और जो है उनको ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी रिमूव करके और नया प्रोडक्ट डेवलप करके उनको दिया जी। तो इससे जो है हम डीएमआरसी के साथ लिंकअप हो गए, अब बेसिकली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ लिंकअप हो गए। कोई डर था जब आपने शुरू किया अपना बिजनेस? हाँ, डर ऑब्वियसली बहुत डर था कि हम स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, और बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिक्वायर करता है। तो हमें सोचना पड़ा कि हम इन्वेस्टमेंट हमको कहाँ से मिलेगी, फंड कहाँ से आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हर किसी के मन में होता है अगर वो अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे हम, प्लीज? बेसिकली मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, और टोटली डिफरेंट फील्ड में आ गया क्योंकि कोई नौकरी का नहीं हुआ। काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह भी की, भोपाल में है CIAE जो ओनली इंस्टीट्यूट है सोया के रिसर्च करता है, वहाँ पे ट्रेनिंग की। और फिर बाद में MSME लुधियाना जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे मैंने ये ट्रेनिंग की पूरी। और बाद में मुझे वहाँ पे पता चला कि जो भी ये सिस्टम में अगर आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लोन अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंस मिलना थोड़ा यहाँ पर कठिन है, लोन सस्ते दर में मिलने थोड़े मुश्किल हैं, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाया जाए। MSME सेक्टर जो है वो उनको मजबूरन वेंचर कैपिटलिस्टों के पास जाना पड़ता है। ये वही डर की बात हो रही है जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग की गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है और बहुत सारी अच्छी स्कीम है। MSME मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कीम है जी। मुद्रा बैंक बनाए जो कि 20,000 करोड़ के कॉर्पस से बनाए जी। और इसमें लगभग हम देखें तो अभी 50,000 से ज़्यादा MSME यूनिट्स को ये लोन भी दे चुकी है।
और इसमें छोटे लोन मिलते हैं जो बिल्कुल नया होता है, जो बिल्कुल स्टार्टअप होता है, शिशु बोलते हैं उसे, इनकी स्कीम का नाम है, जिसको कि 50,000 तक का लोन मिलता है। और उसके बाद किशोर लोन है, 5 लाख तक लोन देते हैं जिन्होंने बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर लिया है। और उसके बाद तरुण है एक उनका नाम, जिसमें कि वो 10 लाख तक लोन देते हैं, जिसमें कि वो देते हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेस इनके चल रहे हैं उनको देते हैं। इसके अलावा एक और स्कीम भी है मिनिस्ट्री की, जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसमें भी लोन मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक लोन मिलता है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक लोन मिलता है। और उसमें सब्सिडी भी है और उसमें यदि उसमें मार्जिन भी बहुत कम है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10% मार्जिन है। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो 5% मार्जिन है। और इसमें सब्सिडी भी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसमें सब्सिडी 25 है और शहरी में 15 है और स्पेशल कैटेगरी में तो और भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि लोन की बहुत स्कीम है, लेकिन अवेयरनेस शायद थोड़ी कम है। अवेयरनेस, हाँ, जो मेरे को लगता है आपका प्रोग्राम अच्छी तरह कर रहा है। लेकिन जो वेंचर कैपिटल की बात हो रही थी ना, जो और ये वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि आपके वेंचर में कोई कैपिटल लगा दे। तो वेंचर में कैपिटलिस्ट ढूंढना और भी मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बिल्कुल कोई स्कीम नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि आपके वेंचर में कितनी जान है, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, आपके आइडिया पे वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे रिलाई करे। तो वो वेंचर कैपिटल तो हमारे यहाँ बहुत कम मिल पाता है अभी। जो बिल्कुल आईटी में स्टार्टअप्स हैं उनको मिल जाता है यदि आइडिया बहुत ही एक्सीलेंट हो और यूनिक हो, आज तक पहले ना हो। तो इसलिए वेंचर कैपिटल थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है जी। हम जो बिल्कुल स्टार्टअप को जो फाइनेंस चाहिए होता है, उसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो बहुत अच्छी हैं। हम जैसे आज बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स जब हम लोग करते हैं, कोई एक नया व्यवसाय शुरू हो रहा होता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके लीगल रजिस्ट्रेशंस। तो वो कहाँ कहाँ से करवाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम ब्रेक के बाद ज़रूर बात करने वाले हैं। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी से जाइए और जल्दी से लौट कर आइए, बिकॉज देयर इज समथिंग रियली वेरी स्पेशल आफ्टर द ब्रेक। I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, Shopping and food. lot of clothes. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते, It is coming. आ रहा है। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉल्स। हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि हम बात करेंगे कि लीगल रजिस्ट्रेशंस एक स्टार्टअप के कहाँ कहाँ होने चाहिए और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हैं। तो किसी भी स्टार्टअप को जब एक नया व्यवसाय शुरू होता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे लीगल रजिस्ट्रेशन है विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड। प्रोप्राइटर में तो सीधा उसको काम शुरू करने के लिए पैन नंबर लेना जरूरी है सबसे पहले, यदि उसके पास नहीं है। उसके बाद उसको टैन नंबर लेना जरूरी है, मतलब जो उसे पेमेंट करनी होती है उस पर भी उसको कुछ टैक्स काटना होता है, तो उसके लिए एक टैन नंबर आता है, वो लेना जरूरी है। उसके बाद यदि वो सर्विस दे रहा है तो सर्विस टैक्स नंबर लेना जरूरी है, यदि उसकी टर्नओवर 10 लाख से क्रॉस कर जाती है। ओके। और यदि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको एक्साइज लेना जरूरी है, जिसकी लिमिट 1.5 करोड़ है, कि जब 1.5 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर होती है तो आपको एक्साइज नंबर भी लेना पड़ेगा। फिर उसको बैट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जब अपने गुड्स को वो सेल करता है। बैट क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है तो कोई एम्प्लॉय बीमार होता है या उसे तकलीफ होती है तो उसके लिए एक हॉस्पिटल है जहां वो जाके दिखा सकता है। ओके। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि जो आपका एम्प्लॉय आपके साथ काम करेगा और कर रहा है उसका प्रोविडेंट फंड कुछ वो कंट्रीब्यूट करे, कुछ आप कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि उसको एक ऐसा हैंडसम अमाउंट बाद में मिल सके प्रोविडेंट फंड का
तो जब वो इसमें रिटायर हो। ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉय होंगे, ओनली आफ्टर दैट यू हैव टू टेक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लिमिट तो है कि ईएसआई में 10 से ऊपर होगा, पावर है तो 10 से ऊपर होगा, नॉन पावर 20 से ऊपर। लेकिन मेरे को लगता है जरूर आपको ईएसआई और पीएफ जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन जरूर कराने चाहिए, जरूर करवाने चाहिए। और इंपॉर्टेंट एमएसएमई में अगर आप हैं तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए जी। तो ये रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसे हैं जो कि जरूर कराने चाहिए आपको जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं। अब सर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने जरूर चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों को कुछ तकलीफ है, आपको दिखाना चाहेंगे। ऐसे बहुत सी स्कीम्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड स्कीम है, कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम है, एआरआई की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है, पर अगर एक एसएमई या एमएसएमई रजिस्टर होती है वो इनसे बहुत लाभ उठा सकती है। The regular things is what startup face in India in terms of initial जो registration processes वगैरह होती है. So this is slightly a challenge compared to Singapore from where I evolved. सो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन करने बड़े मुश्किल हैं, कहाँ से किए जाए सर? नहीं देखिए, अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक और रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क में भी होता है, जैसे आप काम शुरू करते हैं तो ट्रेडमार्क में भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। मैंने जितने भी रजिस्ट्रेशन बताए हैं आपको, ये सब ऑनलाइन है। ये जरूर है कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के बाद फिजिकल रूप में उनको भेजने पड़ते हैं। रितेश जी, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में आज भी है, आपको लगता है कि बिजनेस शुरू किया, आज यहाँ तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये चीज़ है, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला या समझ नहीं आया? बेसिकली सारे के सारे लीगल क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि हम टेक्नोक्रेट्स हैं बेसिकली, जो टेक्नोलॉजी तो अंडरस्टैंड करते हैं पर लीगल फ्रेमवर्क उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते हैं जी। जैसे कि एक अभी मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि फॉर्म 15 CAC भी मैंडेटरी कर दिया गया है, तो कुछ सामान मुझे बाहर से मंगाना है जो कि पहले बहुत आसानी से मंगाया जा सकता था, 2 महीने से मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी एक सब्सिडी इंडिया में भी है और बाहर भी है, और कॉस्ट वाइज भी वर्कआउट करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं जो हमको जो है हमारे डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। एनी सोल्यूशन सर? सोल्यूशन तो सब चीज़ों का है जी। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम कंट्री एज ए होल देखें तो कंट्री ने कुछ चेक लगाए हुए हैं कि जब भी हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी कुछ बाहर जाए, जब भी हम पेमेंट बाहर भेजें, तो उससे पहले कुछ चेक लगाए हुए हैं। तो उससे पहले कुछ फॉर्म आपको जरूर भरने पड़ते हैं कि वो फॉर्म भर के आप कंफर्म करें। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है। जरूरी भी है, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि कई बार ऐसी पोजीशन आती है कि उस कंपनी की सब्सिडी अगर यहाँ होती है या उस कंपनी का ब्रांच ऑफिस यहाँ होता है, तो उसमें कैसे ट्रांजैक्शन पूरी होगी, वो हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को देखना पड़ता है, तब उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। उसका जनरल कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉ है और इसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत जरूर पड़ेगी। एक्सपर्ट ओपिनियन लेके ही बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगा आप काम करें। आप तो टेक्नोक्रेट हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की कुछ दिक्कत है जो कि अब हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में बहुत सारे कानून रिपील कर रही है, बहुत सारे नए कानून बना रहे हैं, तो उससे बिल्कुल लगता है आपकी समस्या कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। जी, और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है info@bigbusinessideas.in, और अगर आप अपना सवाल रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8893120130। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो नंबर के आगे 0 ज़रूर लगाएं। और आप ये समझ गए होंगे कि ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, Shopping and food. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते, It is coming. आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सर, अब वक्त वो है जब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के लिए आपका बिजनेस मंत्र क्या है उन सभी व्यवसायियों के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिनका चल भी रहा है अभी। नए व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा मेरे पास एक मंत्र है, आत्म प्रतिबिंब और भरोसा सफलता की कुंजी है।
बिल्कुल। और ये बहुत ही सच बात है, क्योंकि जब तक हम खुद को आईने में देखकर नहीं पहचानेंगे तब तक शायद कोई और हमें नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये सच है कि हमें खुद से अच्छा और कोई भी नहीं जानता। अब आ गया है वो समय जहां हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सर, ये पहला सवाल है हमारे पास। सुधाकर जी हैं तेलंगाना से। ये जानना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि इन्होंने MSME रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट था तो इन्होंने उसको परसू नहीं किया। अब ये MSME रजिस्ट्रेशन दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें ज़रूरत है। कंसल्टेंट के पास ही गए थे एंड ही इज़ आस्किंग फॉर 50,000 रुपीज़, और ये जानना चाहते हैं क्या इनका ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है? नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक पेज का ऑनलाइन फॉर्म भरना है इन्होंने और कोई पैसा नहीं लगता और इनका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। जी, ये हमारे पास सवाल है अगला। सुमित खन्ना जी हैं बैंगलोर से, और ये जानना चाहते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कोई सब्सिडी मिलती है? इसके लिए मिलती है। यदि ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं तो MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है जिसमें कि 1 करोड़ तक का इनका प्रोजेक्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का, और उस पर 15% तक, मतलब मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। ओके, वेरी नाइस है। एक सवाल मेरा भी है। हाँ, जरूर। टैक्स स्ट्रक्चर से लेकर के है, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्व है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व है, असेंबलिंग भी इन्वॉल्व है। तो इसमें टैक्सेस कौन कौन से किस पे लगेंगे, किस तरह से? क्योंकि सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो कहते हैं वैट भी लगेगा, सर्विस टैक्स भी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, और जो है प्रोडक्ट बेचते हैं तो वैट या एक्साइज ड्यूटी सिर्फ लगेगी। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मुझे लगता है कि ये सवाल पूरे देश में जितने भी MSME सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं सबके मन में उठता है। सर, इसका जवाब तो बनता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बनता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके प्रोडक्ट में क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी भी है, मतलब सॉफ्टवेयर भी है आपका, और उसमें आपका हार्डवेयर भी है। तो इसमें 2 चीज़ें, यदि ये एज ए प्रोडक्ट बेचते हैं कि मतलब एक प्रोडक्ट बेचते हैं सिर्फ, तो उस केस में तो इनको एक्साइज तो लगेगी क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हैं, वैट इनको लगेगा क्योंकि ये उसको सेल कर रहे हैं, तो ये 2 चीजें लगेंगी। लेकिन यदि ये उसको 2 भागों में इनवॉइस करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है उसकी अलग करते हैं जी, और जो उन्होंने हार्डवेयर बनाया है उसकी अलग करते हैं, तो उस केस में जो ये प्रोडक्ट देंगे उसको, उसमें तो एक्साइज और वैट लेंगे, और जो सॉफ्टवेयर देंगे उसमें सर्विस टैक्स लेंगे। तो GST आने के बाद जितने भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हैं वो एक हो जाएंगे। फिर इनको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्साइज दूं कि बैट दूं कि सर्विस टैक्स दूं। जी, अब रितेश जी आप फंस गए हैं। देखिए, BBI में सवाल पूछना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और आपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ लिया है, तो अब इसकी एवज में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जवाब देना है, बिकॉज इट इज अ रैपिड फायर विद शिल्पा भावना। तो आपके लिए मेरे पास पहला सवाल है। आप सर्विस से बिजनेस में आए हैं, सो यू हैव टू आंसर वेरी क्विकली। आपको सर्विस करना ज्यादा आसान लगा या बिजनेस करना? सर्विस करना। That was much more easier. अगर हम बात करें आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, वो आपको कहाँ लगता है, बिजनेस में या सर्विस में? बिजनेस में। बिजनेस में सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा लगता है। जब आप सर्विस सेक्टर में होते हैं, सी यू ऑलवेज हैव अ बॉस। आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, यू ऑलवेज हैव अ बॉस। बिजनेस में आप हैं, आपको अब लगता है कि आप अपने खुद के बॉस हैं या आपका भी अभी कोई बॉस है आपके ऊपर? बॉस तो हमेशा ही रहता है, चाहे आप सर्विस कर रहे हो या जो है बिजनेस में। अभी हमारे सारे क्लाइंट्स हमारे बॉस हैं बेसिकली। तो क्या कर रहे हो? तो ये तो सबसे अच्छा जवाब है। एंड ऑन दैट नोट, बिकॉज यू हैव गिवन अ वेरी नाइस आंसर, आई हैव दिस गुडी बैग फॉर यू। रितेश जी, बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए। आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर अस। और दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जब भी किसी काम को शुरू करें तो उसे पूरा ज़रूर करें, उसे अधर में ना छोड़ें, क्योंकि जब भी हम किसी काम को पूरा करते हैं तो वो लेकर आता है संपन्नता। ऑन दैट नोट, हमारा आज का एपिसोड भी यहाँ पर होता है संपन्न। अगली बार आपसे होगी फिर मुलाकात। शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे साथ हमारा प्रोग्राम Big Business Ideas. It is powered by TAP Fox, Beyond Socializing. Thank you so much. Jai Hind. Big Business Ideas.